हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास। तो कैसे हैं आप सब लोग? भाई मैं तो होप कर रही हूँ सारे बच्चे फिट एंड फाइन हैं और रेडी हैं डिस्कस करने के लिए हमारा लेक्चर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो का। तो भाई हमने अपने लास्ट लेक्चर में यानी कि लेक्चर नंबर 1 में ये सीखा किस तरीके से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त बन सकते हैं, किस तरीके से हमारी हेल्प करते हैं, हमारी लाइफ को इजी बनाते हैं। काफ़ी सारे वेज देखे हमने जाना ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मदद करते हैं कर्ड फॉर्मेशन में, अल्कोहल की फॉर्मेशन में, फर्मेंटेशन में मदद करते हैं। बहुत सारे कमर्शियल यूज़ हैं, मेडिसिनल यूज़ है एंड व्हाट नॉट। और सबसे इम्पॉर्टेंट वैक्सीन्स जो हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचने के लिए चाहिए, उन्हें बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ही यूज होता है। तो अगर आप सभी ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो इस क्लास से पहले आप वो लेक्चर जाकर ज़रूर देख लें। तो हमने वहाँ पर फ्रेंड के बारे में बात करी थी जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, और आज हम लोग बात करने वाले हैं कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए दुश्मन कैसे बन जाते हैं। क्या ये वही माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो हमारी हेल्प करते हैं या कोई दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं? भाई बताओ जल्दी से, फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड हैं क्या वही हमारे फो भी हैं, या फ्रेंड अलग हैं और फो यानी कि जो हमारे एनिमीज हैं ये अलग हैं। बिल्कुल सही कहा आप सभी ने, ये दोनों अलग अलग होते हैं। तो जो हमारे फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर डिफरेंट एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच आर फो आर डिफरेंट। तो हमने देखा जैसे लैक्टोबैसिलस है, यीस्ट है, ये हमारे फ्रेंड होते हैं, बट जो हमारे फो हैं इनके बारे में आज हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे। तो इन ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं? दीज आर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये हमारी लाइफ के लिए खतरा है। देखते हैं कैसे। तो भाई जो ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये काफ़ी तरीके से, काफ़ी वेज से हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। जैसे कि सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीज इन ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। हमारी बॉडी में तो बीमारियां करते ही हैं, एनिमल्स को भी बीमार करते हैं और हमारे प्यारे प्लांट्स को भी बीमार कर देते हैं। तो ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग कहते हैं पैथोजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स काफ़ी सारे तरीके से हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, बट जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आ जाएं या एनिमल्स की बॉडी में चले जाएं या फिर प्लांट्स की बॉडी में एंटर कर जाएं और वहाँ जाकर कोई बीमारी करें, कोई डिजीज कॉज करें, तो उन्हें हम लोग पैथोजेंस कहते हैं। इन सारे पैथोजेंस के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अब देखो, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को सड़ा देते हैं, कपड़ों को सड़ा देते हैं और लेदर को भी खराब कर देते हैं, तो ये भी हार्मफुल हुए, बट इन्हें हम लोग पैथोजेंस नहीं बोलेंगे। तो माइंडेड बेटा, पैथोजेंस वो होंगे जो कि किसी भी बॉडी में डिजीज कॉज करेंगे, चाहे वो ह्यूमन बीइंग्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे प्लांट्स हो। बट ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आएंगे कैसे? हमने तो कहा है हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं और डिजीज कॉज करते हैं ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स में। बट ये हमारी बॉडी में एंट्री कैसे लेंगे ये भी सीखेंगे, और कौन कौन सी डिजीज कॉज करेंगे ये भी जानेंगे। चलो जी, तो सबसे पहले देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं और हमारी बॉडी में एंटर कैसे करते हैं? तो these pathogens enter our body through the air we breathe। तो जिस हवा में हम लोग सांस ले रहे हैं अक्सर उसी हवा से ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बॉडी में एंटर कर जाते हैं। देखो जरा,
सपोज कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है एंड इफ ही और शी इज स्नीजिंग और कॉफिंग, तो जब वो खांस रहे हैं या छींक रहे हैं तो उनके माउथ से कुछ ड्रॉपलेट्स बाहर आ रही हैं और ये ड्रॉपलेट्स कैरी कर सकती हैं उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जिनकी वजह से ये इन्फेक्ट हुए। तो जब भी ये इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स कुछ भी कर रहे हैं, मान लो छींक रहे हैं या खांस रहे हैं, तो हमारी हवा में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भेज रहे हैं और जब हम उस हवा में सांस लेंगे तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में एंटर कर जाएंगे। तो ऐसी डिजीजेस को हम लोग एयरबॉर्न डिजीजेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? एयरबॉर्न डिजीजेस, क्योंकि ये हवा के थ्रू हमारी बॉडी में एंटर कर जाते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम लोग। तो इसका एग्जाम्पल हो सकता है ट्यूबरक्यूलोसिस और हो सकता है कोविड-19 भी। तो बेटा ये भी एक एयरबॉर्न डिजीज हो सकती है, क्योंकि जब आप किसी ऐसी हवा में सांस लोगे जिसमें किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल ने स्नीज किया है या कॉफ किया है तो हम लोगों को वो डिजीज हो जाती है। आप और भी मुझे बताएंगे एयरबॉर्न डिजीजेस कौन सी हैं कमेंट सेक्शन में। बट क्या यही एक तरीका है? अगर हम लोग सिर्फ ऐसी हवा में सांस लेंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स थे तभी हमारी बॉडी में ये एंटर करेंगे, या और कोई तरीका है? और भी तरीके हैं। तो भाई ये है बाय ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर या द वाटर वी ड्रिंक। जिस पानी को हम लोग पीते हैं अगर वो कंटामिनेटेड है, आपने टैप से पानी पी लिया जो कि प्योरीफाइड नहीं था, या फिर किसी ऐसे सोर्स से पानी पी लिया जहाँ पर आपको पता नहीं है कि उस पानी में क्या हो सकता है, तो हमें हो सकती है ये वाटर बोर्न डिजीजेस। और वाटर बोर्न डिजीजेस भी काफ़ी हमारे लिए हार्मफुल हो सकती हैं। तो वाटर बोर्न डिजीजेस बेटा हो सकती है टाइफॉइड, कॉलेरा भी हो सकता है, तो अगेन अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने हमारी बॉडी में एंट्री ले ली है एक और वे से। किससे? पानी से, कंटामिनेटेड वाटर से। अभी तक हम देख रहे थे हवा से एंट्री ले सकते हैं, अब इन्होंने पानी के थ्रू हमारी बॉडी में एंट्री ले ली है और अलग अलग डिजीजेस ये कॉज करेंगे। फिर आ जाता है द फूड वी ईट। तो अक्सर हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रीट हॉकर्स से खाना लेकर खा लेते हैं और वहीं पर हाउस फ्लाइज वगैरह सब कुछ उस पर बैठकर जा चुके होते हैं। तो बेटा ये हमारे फूड को ख़राब करते हैं, हमारे फूड को गंदा करते हैं, कंटामिनेट करते हैं। तो अगर हम लोग गंदा खाना खा रहे हैं जहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रह सकते हैं, वहाँ से कभी खाना खा लिया तो हमारी बॉडी में कुछ और डिजीजेस हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल अमीबिक डाइसेंट्री। तो डाइसेंट्री हो सकती है हमें अगर हम लोग गंदा खाना, गंदा पानी ये सब पी लें। तो जॉन्डिस है, ये कॉलेरा है, टाइफॉइड है, ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से हम लोगों को हो सकती हैं। तो ये इंटर रिलेटेड हम लोग कह सकते हैं इन्हें। फिर उसके बाद हो जाएगा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। तो अगर कोई भी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल है उसके आप डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में आ गए हो, हैंडशेक कर लिया है, उनकी बिलोंगिंग्स आपने यूज़ कर ली हैं, या फिर देखो आपने हैंडशेक किया, हग कर लिया है, बिलोंगिंग्स ऐसे आपने एक्सचेंज कर ली हैं, तो उनसे भी बीमारियां फैलती हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट से किसी इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से, कोई बीमार है, आप जाकर उनसे मिल लिए, चीज़ें एक्सचेंज कर ली, हैंडशेक कर लिया,
तो उनकी बॉडी से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी में आ जाते हैं और हम भी वही फिर सिम्टम्स शो करते हैं। तो these are the 4 common ways with which microorganisms enter our body. मैंने क्या बोला? 4 major ways. और भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बट पहले मैं आपको बता देती हूँ ऐसी डिजीजेस, ऐसी बीमारियाँ जो एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से एक हेल्दी इंडिविजुअल में पहुँच जाएं, स्प्रेड हो जाएं, ऐसी डिजीजेस को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। क्या बोलते हैं बच्चों? हम इन्हें कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं, जो एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सके। क्या देखा हमने? हमने देखा कि ट्यूबरक्लोसिस इसका एग्जाम्पल हो सकता है, कोल्ड इसका एग्जाम्पल हो सकता है, टीबी है, कॉमन कोल्ड है, सारी डिजीजेस कम्युनिकेबल नहीं होती, जैसे कि डायसेंट्री कम्युनिकेबल नहीं है। और अगर हमें क्या हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो दिस इज़ नॉट कम्युनिकेबल। और अगर डायबिटीज़ होती है तो ये कम्युनिकेबल नहीं है। तो उन डिजीज़ेस के बारे में हम बात कर रहे हैं जो एक इन्फेक्टेड इंडिविजुअल से हेल्दी इंडिविजुअल में चली जाए, उन्हीं को हम लोग कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। अब बात करेंगे एक और वे की, जिस तरीके से हमारी बीमारियां फैल सकती हैं। अभी तक तो हमने देखा हवा, पानी, खाना और डायरेक्ट कांटेक्ट से हमारी डिजीजेस स्प्रेड हो रही थी, बट नाउ there are some insects and animals which are carriers of disease causing microbes. तो कुछ ऐसे हमारे इंसेक्ट्स हैं, कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जो इन डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को अपनी बॉडी पे कैरी करते हैं, और जब ये हमारे पास आ जाएंगे तो हमारी बॉडी में उन माइक्रोब्स को भेज सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये कैसे हो सकता है? तो सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाली जो बीमारियां हैं वो होती हैं हमारे हाउस फ्लाई की वजह से। तो ये जो हाउस फ्लाई है ये जगह जगह पर जाती है, वहाँ पर बैठती है, जो भी सड़ी हुई चीज़ है, ये ह्यूमन एक्सक्रीटा या एनिमल एक्सक्रीटा, उन पर जाकर बैठती हैं और इसके बाद हमारे खाने पर भी आकर बैठ जाती हैं। तो अक्सर इनके पैरों में क्या हो सकते हैं? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। अगर ये हमारे खाने पर आके बैठी, हमने ध्यान नहीं दिया और उस खाने को कंज्यूम कर लिया, तो हमारी बॉडी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स पहुंच जाएंगे और हमें डिजीजेस हो जाएंगी। और सबसे बड़ा जो एग्जाम्पल है वो है मस्कीटो। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला था कि मैं आपको बताऊंगी कि मलेरिया प्रोटोजोआ से कैसे हुआ, और मैंने मस्कीटो क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बच्चों जो मस्कीटो है ये सिर्फ एक कैरियर है। ये अपनी सलाइवरी ग्लैंड्स में मलेरिया कॉज करने वाले प्रोटोजोवन, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, अपने सलाइवरी ग्लैंड्स में उसे रखते हैं, और जब हमें काटते हैं तो प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में भेज देते हैं। और अगर प्लाज्मोडियम हमारी बॉडी में आया तो हमें मलेरिया हो जाएगा। क्या आपको जब भी कभी मच्छर ने काटा है तो क्या मलेरिया हुआ है या डेंगू हुआ है, कुछ भी हुआ है? नहीं। कभी कभी मच्छर के काटने से हो जाता है, वरना मच्छर तो हमें अक्सर काटते ही रहते हैं, हमेशा मलेरिया नहीं होता। तो अगर ऐसे मस्कीटो ने आपको काटा है जिसकी सलाइवरी ग्लैंड्स में प्लाज्मोडियम था, तभी हमें मलेरिया होगा। और मलेरिया का कैरियर है ये फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो। फीमेल एनोफिलीस मस्कीटो है कैरियर मलेरिया कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का।
मेल्स कोई भी डिजीज़ नहीं करते हैं, तो हम बोलते हैं मच्छर ने काट लिया, मच्छर काट के चला गया। एक्चुअली वो मेल नहीं है बट वो फीमेल है। कभी भी मेल मस्कीटोज जो हैं वो काटते नहीं हैं, उनके पास बाइटिंग एपरेटस नहीं होता है। ऐसे ही डेंगू कॉज करने वाली है फीमेल एडीज मस्कीटो। क्या नाम है? फीमेल एडीज मस्कीटो, जिससे डेंगू होता है। यहां मैं लिख देती हूं मलेरिया, क्लियर? तो देखो ये हमारे कुछ कैरियर्स हो गए हैं। कैरियर्स से भी हमारी डिजीजेस एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकती हैं। तो कैरियर का मतलब ही यही है जो अपने साथ किसी चीज़ को कैरी करे। तो ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को कैरी कर रही हैं। इन्हें हम लोग वेक्टर्स भी कहते हैं। ओके देन, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फटाफट से हम लोग यहाँ पर एक बार समराइज कर लेते हैं। तो किस किस तरीके से डिजीजेस हो रही हैं? हवा से हो रही हैं, पानी से होती हैं, फूड से होती हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट से होती हैं। तो मैंने आपको बताया था ये 4 मेजर मोड्स हैं डिजीज के फैलने के, और उसके बाद लास्ट हमने देखा है कैरियर्स के थ्रू। तो किसकी बात करी यहाँ पे? हमने बात करी डिजीज की, जो कि हमारे ह्यूमन बीइंग्स में होती है। किसकी वजह से? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसी तरीके से हमारे दुश्मन बन गए, हमारे एनिमीज हो गए, क्योंकि हमारी बॉडी में इतनी सारी बीमारियां करते हैं, तो इनसे हमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसीलिए हमने इन्हें कह दिया कि ये हैं हमारे लिए फो या हमारे एनिमीज हैं। तो अब हम लोग देखेंगे डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एनिमल्स। ह्यूमन बीइंग्स की बात कर ली, अब आ गए हैं हम एनिमल्स पे। तो भाई इन्होंने एनिमल्स को भी नहीं छोड़ा। तो एंथ्रैक्स एक डेंजरस डिजीज है जो ह्यूमंस में भी होती है और कैटल में भी। किस डिजीज के बारे में बात कर रहे हैं? एंथ्रैक्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि होती है एक बैक्टीरियम से, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस। बैसिलस एंथ्रेसिस नाम का बैक्टीरियम ह्यूमंस में भी बीमारी करता है और कैटल में भी, यानी कि हमारे काऊ बफलो में भी ये बीमारी करता है। किससे होती है? बैक्टीरियम से होती है। एंथ्रैक्स हमने, अगर आप लोगों को याद हो, आपने क्लास 7th में फाइबर टू फैब्रिक चैप्टर में पढ़ा होगा कि ये जो एंथ्रैक्स डिजीज है ये सॉटर्स को हो जाती है, इसलिए इसे सॉटर्स डिजीज भी बोलते हैं। तो रॉबर्ट कोच ने 1876 में डिस्कवर किया इस बैक्टीरियम को, जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेसिस, विच कॉजेज एंथ्रैक्स डिजीज। इसको डिस्कवर किया था रॉबर्ट कोच ने इन 1876। आपको ईयर याद रखना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बट नाम जरूर याद रखना है। रॉबर्ट कोच। एक और डिजीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि है फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ कैटल। फिर हमारे कैटल में फुट एंड माउथ डिजीज हो जाती है, जो कि एक वायरस के द्वारा होती है। तो हमारे एनिमल्स को भी हमें बचाना है इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अपने साथ साथ, क्योंकि कुछ हमारे जैसे कैटल है, कैटल तो हम लोग कमर्शियल चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए, मीट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी कंट्रीज़ में। तो इसीलिए हमें इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ इसीलिए नहीं क्योंकि हमें इनसे काम है, हमें वैसे भी अपने आसपास के जितने भी एनिमल्स हैं
उन्हें बीमारियों से बचाना है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूर रखना है। अब देख लेते हैं डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन प्लांट्स। हमारे प्लांट्स में कौन कौन सी डिजीज होती हैं? तो सबसे पहली है सिट्रस कैंकर। तो सिट्रस कैंकर ये जो डिजीज है ये हमारे सिट्रस फ्रूट्स में हो जाती है। हम देख सकते हैं कैसे ब्राउन स्पॉट्स आ गए हैं। ये आप लोगों ने देखा भी होगा, अक्सर सिट्रस फ्रूट्स में हो जाती है डिजीज सिट्रस कैंकर, जो कि होती है एक बैक्टीरिया से। देन रस्ट ऑफ व्हीट। रस्ट ऑफ व्हीट भी एक डिजीज है। हम देख सकते हैं किस तरीके से ये येलोइश ब्राउन आउटग्रोथ्स लीफ के ऊपर आ गई हैं। ये फंगस से होता है। देन येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी। तो भिंडी में हम देख रहे हैं येलो वेन्स आ गई हैं लीफ के अंदर। तो यहां पर आप सभी देख सकते हो पूरा सिट्रस कैंकर बैक्टीरिया से हुआ। ये हवा से फैलता है और पिक्चर तो आप लोगों ने देख ही ली है। देन देयर इज रस्ट ऑफ व्हीट, फंगस से होता है और हवा से भी फैलता है और सीड्स से भी। देन येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी वायरस से होता है और इंसेक्ट्स इसे एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में फैलाते हैं। ऑल राइट, तो भाई ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहीं पर भी नहीं छोड़ रहे हैं हमें, ना ह्यूमंस को, ना एनिमल्स को और ना ही प्लांट्स को, और इवन ये हमारे खाने पर भी अटैक करते हैं, है ना। अगर आप कभी भी कंटामिनेटेड फूड खा लो तो अक्सर हमें फूड पॉइजनिंग भी हो जाती है ना। फूड पॉइजनिंग कुड बी कॉज ड्यू टू कंजम्पशन। कंजम्पशन का क्या मतलब है? हम लोग उसे खा रहे हैं। तो अगर आप कभी ऐसा खाना खा लें जिसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने खराब किया है तो हमें हो जाती है फूड पॉइजनिंग। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे खाने को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अब हम क्या करें? जल्दी से बता दो सारे बच्चे। भाई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अगर हमारे खाने को भी खराब कर देंगे तो हम खाएंगे क्या? कैसे बचाएं अपने खाने को इनके अटैक से? फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताएंगे सारे बच्चे। और अगर समझ में आ रहा है जो भी मैंने पढ़ाया है तो लाइक कर देंगे फटाफट से सेशन को। लाइक करने में कैसी कंजूसी है? अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दो। अगर आपको समझ में आया है तो थोड़े अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प कर दो ताकि वो भी अच्छे से समझ सकें। ओके, तो कैसे बचाएंगे हम लोग? हम लोग बचाएंगे प्रिजर्व करके अपने खाने को। तो हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री अपने खाने में रोक सकते हैं। कैसे? देखते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं फूड प्रिजर्वेशन, जहां पर हम बचा रहे हैं अपने खाने को माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक से। Substances that are used to prevent the growth of microorganisms, वो substances जिन्हें हम लोग इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को रोकने के लिए, उन्हें हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेटिव्स। क्या कहते हैं बच्चों? प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। तो अक्सर आप लोगों ने देखा होगा जो भी आप पैकेज्ड फूड खाते हो तो उसके अंदर लिखा होता है एडेड प्रिजर्वेटिव्स, या फिर अक्सर अब तो हम लोग देखते हैं लिखा होता है नो एडेड प्रिजर्वेटिव्स, यानी उसके अंदर किसी भी प्रिजर्वेटिव को ऐड नहीं किया है खाने को बचाने के लिए। क्योंकि ये प्रिजर्वेटिव्स अक्सर केमिकल्स होते हैं जो कि हमारी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं। खाना तो बच जाएगा, खाना तो खराब नहीं होगा, बट इन टर्न हमारी हेल्थ हम पर जरूर होगी, अफेक्ट होगी। तो प्रिजर्वेटिव्स कुछ हैं, जैसे कि केमिकल मेथड है। केमिकल मेथड की मदद से हम लोग अपने फूड को प्रिजर्व कर सकते हैं। तो कौन कौन से केमिकल्स हो सकते हैं बेटा? तो ये हो सकते हैं सोडियम बेंजोएट,
सोडियम मेटा बाइसल्फाइड। दूसरा सॉल्टिंग हो सकता है, सॉल्ट की मदद से कर सकते हैं, शुगर से कर सकते हैं। सॉल्टिंग और शुगर तो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, बट बाकी और कोई केमिकल अगर हम लोग इस्तेमाल करेंगे फूड को प्रिजर्व करने के लिए तो उसमें हमारी हेल्थ पे अफेक्ट होता है, हमारी हेल्थ अफेक्ट होती है। ठीक, तो सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइस बाइसल्फाइड हमारे केमिकल्स हैं और सॉल्ट और शुगर का भी यूज़ हम लोग करते हैं। इन दोनों को अभी देखते हैं डिटेल में। तो प्रेजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, तो भाई ये एक बहुत पुराना मेथड है, काफ़ी सालों से चला आ रहा है, जिससे हम अपने मीट को प्रोटेक्ट करते हैं। मीट हो, फ्लैश हो, तो उसे ड्राई सॉल्ट से कवर कर दिया जाता है। जैसे हम देख रहे हैं फिश को ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उस पर अटैक नहीं कर पाते। तो दिस इज प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट। सिर्फ मीट को ही नहीं, हम लोग आंवला और बहुत सारे जो हमारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं उन्हें भी सॉल्ट की मदद से प्रिजर्व करते हैं। देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर, तो शुगर के अंदर हम अपने फ्रूट्स को कुक कर लेते हैं, जैम्स, स्क्वॉशेस, जेलीज, ये सारी चीज़ें बना लेते हैं। क्या होता है शुगर से, शुगर जितना भी मॉइस्चर होता है ना हमारे फूड में, उस मॉइस्चर को ख़त्म करता है, जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अटैक नहीं कर पाते हमारे फूड पे। मॉइस्चर एक बहुत बड़ा रीज़न है जिससे खाना, हमारा जो फूड है वो ख़राब होता है। तो अगर मॉइस्चर ही निकाल देंगे तो खाना लंबे समय तक ठीक रह सकेगा, है ना। तो शुगर से मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है और हमारा फूड लंबे टाइम तक चल पाता है। तो ये हुआ प्रिजर्वेशन बाय केमिकल मेथड। और भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि ऑयल एंड विनेगर। तो अचार, पिकलिंग के लिए हम लोग ऑयल और विनेगर का यूज़ करते हैं। तो जो भी आपने देखा होगा, बहुत सारे हमारे विनेगराइज्ड अनियन होती है ना। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाने के लिए जाते हो तो पिंक अनियंस आपको मिलती हैं, तो उसे विनेगर में प्रिजर्व कर रखा होता है। फिर अचार में तो हम लोग देखते ही हैं ऑयल यूज़ होता है, क्योंकि ये दोनों ऐसा मीडियम क्रिएट कर देते हैं जिसमें हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं रह सकते। ना तो ऑयल में वो रह सकते हैं, ना ही विनेगर में रह सकते हैं। तो जिन चीज़ों में हमें पता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकते, उसके अंदर हमने अपने फूड को डाल दिया। देन वी हैव कोल्ड ट्रीटमेंट। तो खाना हम सभी ने खाया, बच गया, उसे फ्रिज के अंदर रख देते हैं। इनफैक्ट यूज़ करने से पहले भी जो खाना अभी हम लोग बनाने वाले हैं, जो हमारे वेजिटेबल्स होते हैं, उन्हें भी हम लोग रेफ्रिजरेट करते हैं, क्योंकि लो टेम्परेचर से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं हो पाते। बेटा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब सेम वर्ड है, कंफ्यूज मत होना। देन वी हैव हॉट ट्रीटमेंट। तो जब हम किसी चीज़ को गर्म कर देते हैं, तो अक्सर आप लोग देखते हो जो हमारा पैकेज दूध आता है वो ख़राब नहीं होता, और उस पर लिखा होता, उस पर बड़ा बड़ा सा लिखा होता है पैस्चराइज्ड मिल्क। तो जो हम फूड जो मिल्क हम लोग ले रहे हैं, पैकेज्ड मिल्क जो होता है वो जनरली पैस्चराइज्ड होता है। द मिल्क इज हीटेड अबाउट 70 डिग्री सेल्सियस। तो इसे हम लोग क्या करते हैं, 70 डिग्री सेल्सियस पर हीट करते हैं फॉर अबाउट 15 to 30 seconds एंड देन सडनली चिल्ड एंड स्टोर्ड। जल्दी से उसे ठंडा कर देते हैं और अपने पास स्टोर कर लेते हैं। ऐसा करने से हमारे माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर कर दिया,
उसमें वो नहीं रह पाएंगे। फिर एकदम से टेम्परेचर लो कर दिया, बहुत कम टेम्परेचर कर दिया, वहाँ पर भी जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे डेड हो जाएंगे। तो फिर उसे जल्दी से पैक कर देते हैं ताकि हमारा मिल्क लंबे समय तक कंज्यूम करने लायक रहे। इस प्रोसेस को डिस्कवर किया था लुई पास्चर ने और उन्हीं के नाम पे इसका नाम पड़ गया है पास्चराइजेशन। ये तो आप याद भी इजीली कर लोगे, है ना। पास्चर ने डिस्कवर किया पास्चराइजेशन, या पास्चराइजेशन डिस्कवर हुई पास्चर के द्वारा। Then we have storage and packaging। तो अगर आप सभी कुछ भी खाना खरीदने जाते हो तो आप देखते हो कि वो अच्छे से पैक्ड होता है, बहुत अट्रैक्टिव से रैपर्स में, बॉक्सेस में, एयर टाइट जार्स में। तो ये भी हम लोग करते हैं अपने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अटैक को रोकने के लिए। तो बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं या जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स अक्सर हमें सील्ड कंटेनर्स में मिलते हैं। तो ये सील्ड कंटेनर्स जगह नहीं छोड़ते हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री के लिए। तो भाई इसी के साथ हमने अपना फूड भी प्रिजर्व कर लिया है, हमने अपने आप को बचा लिया है इन हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इफेक्ट से। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए फ्रेंड भी हैं और हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, बट हमें क्या करना आना चाहिए, हमें कोप अप करना आना चाहिए। अगर हमारे फ्रेंड हैं तो हम इनका इस्तेमाल करें इजी करने के लिए, अपनी लाइफ को, अपना काम आसान करने के लिए। और अगर ये हार्मफुल हैं तो हम इन्हें ख़त्म नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम लोग इनसे बचने के मैकेनिज्म्स ज़रूर ढूंढ सकते हैं। अपने आप को बचा सकते हैं, अपने एनिमल्स को, प्लांट्स को बचा सकते हैं, और खाने को तो हम बचाते आ ही रहे हैं इतने टाइम से। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो फटाफट से लाइक करेंगे सेशन को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। तो अगर आप सभी इसी तरीके से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहेंगे, अपना प्यार हमें दिखाते रहेंगे, तो ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव कंटेंट के साथ हम आपको मिलते रहेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और ऐसे ही सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।